ऑनलाईन वाली स्क्रीन विजिबल झाली का रे? ऑनलाईन वाली स्क्रीन विजिबल झाली का? समोर काही क्वेश्चन्स आहेत बघा. ते क्वेश्चन्स आपल्याला सॉल्व्ह करायचे आहेत आता. तुम्ही पण क्वेश्चन लिहायचे नाही, फक्त आउटपुट पाहिजे. क्वेश्चन तुमच्या समोर आहेत. क्वेश्चन पेपर नंतर मिळून जाईल. जस्ट रीड, फाइंड द आउटपुट. ऑनलाईन वाली आउटपुट शोधा आणि मला पर्सनल चॅट वरती मेसेज करा. क्वेश्चन नंबर आणि त्याचा आउटपुट. क्वेश्चन लिहित बसू नका. डू नॉट राईट क्वेश्चन. जस्ट फाइंड द आउटपुट. क्वेश्चन नंबर, आउटपुट. होय, क्वेश्चन नंबर, आउटपुट. फाइंड हो गया. So for fourth one, thank you. One also. Not visible. Okay, देखो. First three questions. ऑनलाईन वाले सॉल्व करा. स्क्रीन विजिबल झाली का बघा. मला आउटपुट लिहून टाकायचे पटापट नोटबुक मध्ये. क्वेश्चन्स लिहायचे नाही, फक्त आउटपुट पाहिजे. हो गया. क्वेश्चन 1, 2, 3. मुझे बस मैसेज करो क्वेश्चन नंबर एंड आउटपुट. ऑनलाइन वाले क्वेश्चन नंबर एंड आउटपुट. चलो हो गए पहले दो. ओके, 3, 4 एंड 5. हो गया. झालं काय? बघा ऑनलाईन वाले जेवढे दिसले तेवढे बघा. आता सर्वर घ्या, खाली करा, वर करा, खाली करा, करत बसू नका. चलो अभी हो गया, हम सॉल्व करेंगे. बघा कोण आहे ते बघा. क्वेश्चन नंबर आणि आउटपुट एवढंच लिहायचंय. मला निबंध पाठवू नका. काय होणार, कसं होणार. क्वेश्चन नंबर अँड आउटपुट बस. डन.
चलो देखते हैं। लेट्स गो विद द फर्स्ट क्वेश्चन। क्या होगा फर्स्ट क्वेश्चन में? हेलो प्रिंट होगा फक्त फर्स्ट क्वेश्चन बेटा, बस। क्या होगा इसमें? बस हेलो प्रिंट होगा। क्या होगा बेटा? तुम्ही या तर पुढे बसा किंवा इथं बसा बस। ओके, ऑनलाइन वाले बघा काय होईल। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है ठीक से, राइट। सो हैश इंक्लूड stdio डॉट एच ये सही है, इंट में भी सही लिखा हुआ है, रिटर्न जीरो भी सही लिखा हुआ है, ठीक है। अब जो बीच में ये चार लाइंस है, हमें इनके बारे में सोचना है। चलो पहली लाइन पढ़ते हैं। इंट अंडरस्कोर num1 इज इक्वल टू 5। एवरीथिंग इज करेक्ट, राइट। num1 जो वेरिएबल नेम लिखा है वो शुरू हुआ है अंडरस्कोर से, दैट इज आल्सो करेक्ट, राइट। लुक एट द num2, हैश से वेरिएबल शुरू होता है? नहीं होता। तो ये हुई कंपाइल टाइम एरर, एंड व्हेन देयर इज कंपाइल टाइम एरर देयर इज नो आउटपुट। फिर ये क्या आउटपुट है? कंपाइल टाइम एरर, ठीक। we have to say it is compile time error, okay, it is compile time error, डन, ठीक है। तो पहला आउटपुट रहा कंपाइल टाइम एरर। आगे सेकंड वन, ऑनलाइन वाले पाहत रहा बघता था। इंट num1 इक्वल टू 5 num2 इक्वल टू 7 प्रिंट एफ हेलो, क्या प्रिंट होगा? हाँ क्या होगा? एरर आएगी, क्यों? सेमी कोलन पे ध्यान होना जरूरी था। इंट num1 के बाद इधर सेमीकोलन दिया, ये करेक्ट है। इधर सेमीकोलन देना ये करेक्ट है, नो डाउट, ओके। बट नहीं, अभी सुनो, अभी सुनो, सुनो। सेमीकोलन के बाद न्यू स्टेटमेंट शुरू होता है। सेमीकोलन पे करंट स्टेटमेंट कंप्लीट हुआ, करंट स्टेटमेंट यहां कंप्लीट हुआ ऑन द सेमीकोलन, ओके। इसका मतलब num2 इक्वल टू 7 ये स्टेटमेंट सिंटैक्टिकली करेक्ट है, बट द प्रॉब्लम इज दैट num2 यहां आपने यूज किया और यूज करने से पहले आपने उसे डिक्लेयर नहीं किया, क्योंकि यहां num2 डिक्लेयर नहीं हुआ। अगर यहां कॉमा होता, अगर इधर कॉमा होता फिर num2 वाला डिक्लेरेशन हो जाता। अगर इधर क्या होता? कॉमा, बट अभी कॉमा है नहीं, अभी क्या है? सेमीकोलन है। सेमीकोलन का मतलब होता है स्टेटमेंट टर्मिनेटिंग कैरेक्टर। तो ये कुछ इस तरह से चला, इंट num1 इक्वल टू 5 एंड देन num2 इक्वल टू 7। बस हमने वो एक ही लाइन में लिखा हुआ था, एक ही लाइन में लिखोगे स्टेटमेंट चलेगा, बिकॉज दे आर सेमीकोलन सेपरेटेड, देन दे आर डिफरेंट स्टेटमेंट्स, कंपाइलर विल अंडरस्टैंड। सेमीकोलन दिया ही इसलिए होता है कि कंपाइलर ये समझ जाए कि ये स्टेटमेंट टर्मिनेट हो चुका। तो आपका ये डिक्लेरेशन वाला स्टेटमेंट यहां टर्मिनेट हुआ। num2 इक्वल टू 7 इज सम अदर स्टेटमेंट, okay, it is some other statement, so this will also generate error। और एरर क्या होगी ये भी हमें समझना होगा। ये वाली एरर क्या रहेगी? हैश num2, मतलब क्यों आएगी? आई एम नॉट सेइंग कि कंपाइलर क्या करेगा, वो उसकी जरूरत नहीं है, इतना टेक्निकल हमें जरूरत नहीं है, बस हमें समझना है एरर आएगी क्यों। तो हैश जो है वो करेक्ट शुरुआत नहीं है आपकी वेरिएबल की, सो दैट इज रॉन्ग आइडेंटिफायर। यहां num2 जो है इसके लिए एरर आएगी, आपका कंपाइलर कहेगा अनडिक्लेयर्ड सिंबल num2, ओके। सेकंड केस में अनडिक्लेयर्ड सिंबल, क्योंकि रूल अपना क्या कहता है? रूल कहता है एवरी वेरिएबल मस्ट बी डिक्लेयर्ड बिफोर इट्स फर्स्ट यूज। एवरी वेरिएबल मस्ट बी डिक्लेयर्ड बिफोर इट्स फर्स्ट यूज, राइट। और आपका num2 यहां डिक्लेयर नहीं हुआ, सो दैट इज आल्सो एरर। चलो नेक्स्ट, थर्ड वन क्या होगा यहाँ पे? क्या होगा बेटा? आपको सोचना चाहिए थोड़ा, आपने फ्रॉम द बिगिनिंग लेक्चर्स किए हैं, फिर कैसे सिरियसली नहीं किए? अजून सिरियस ना झाले तुम्ही फर्स्ट इयरला असल्यामुळे मे बी, हाँ
वाल तुम्ही एक्झाम तुम्हाला सिरियस होऊ शकते, बट आय थिंक तुम्ही त्या आधीच सिरियस होणं गरजेचं आहे. थर्ड एग्जाम्पल में क्या होगा भाई? आधी डिफाइन केलेले आहे. अभी रूल क्या बताया मैंने? एवरी वेरिएबल मस्ट बी डिक्लेयर्ड बिफोर इट्स फर्स्ट यूज. ये हम पिछले 4 दिन से रूल को रिवाइज कर रहे हैं, फिर समझ क्यों नहीं आ रहा? हर एक वेरिएबल क्या चाहिए? यूज होने से पहले डिक्लेयर होना जरूरी है. थिंक अबाउट वेयर. कब डिक्लेयर हुआ? आफ्टर इट्स फर्स्ट यूज डिक्लेयर हुआ. तो कंपाइलर यहां एरर जनरेट करेगा. सिंपल सा रूल है ना. क्या रूल है? फर्स्ट यूज से पहले डिक्लेयर होना जरूरी है. तो फर्स्ट यूज जो है वो इधर हुआ, डिक्लेरेशन उसके बाद हुआ, दैट इज एरर. फिर से वही है, अनडिक्लेयर्ड सिंबल वेयर. ओके, ऐसा नहीं होगा. आप अगर सोच रहे हो कि ये पूरा प्रोग्राम कंपाइलर देख के फिर डिसाइड करेगा, नहीं. कंपाइलर भी जो चेकिंग करता है एरर्स के लिए, वो भी लाइन बाय लाइन करता है. मतलब इंट min के बाद ये ब्रैकेट को चेक करेगा, फिर इंट num इक्वल टू 5 को चेक करेगा, फिर नीचे आएगा. ऐसा नहीं होगा कि सब कुछ चेक किया फिर डिसाइड करा अच्छा वेर यूज किया, कहीं ना कहीं डिक्लेरेशन मिल जाएगा. नो, अगर वेर यूज किया है तो डिक्लेरेशन पहले होना जरूरी है. समझ रहे हो कि नहीं? सो थर्ड एग्जांपल विल आल्सो जनरेट एरर. क्यों एरर है ये समझ गए कि नहीं? क्यों एरर है? फर्स्ट यूज से पहले डिक्लेरेशन नहीं किया, डिक्लेरेशन आफ्टर फर्स्ट यूज. ओके, लेट्स गो फॉर फोर्थ वन. अब सब देखो पहले एक बार वेरिएबल डिक्लेयर हुए कि नहीं, कॉमा है, सेमीकोलन है, इनिशियलाइजेशन ठीक से हुआ नहीं हुआ, फिर प्रिंटफ. वो रेड लाइन को छोड़ दो, वो नोटपैड की प्रॉब्लम है. नोटपैड डजंट नो stdio.h, नोटपैड डजंट नो printf, तो इसलिए वो रेड लाइन है. नाही, फक्त आधी आउटपुटचा नीट विचार करा, मला सांगत बसू नका. थिंक फर्स्ट, थिंक, एंड वंस यू कंफर्म कि हाँ ये सही होगा, कोई एरर नहीं है, फिर बोलो हमें कोई जल्दी नहीं. ऑनलाइन वाले जरा मैसेज करा काय आउटपुट येईल. हाँ जी, %d plus %d is equal to 5. %d plus %d is equal to 5. चलो ठीक है. क्या होगा भाई? रीजन नको आहे आता सध्या आपल्याला, ते नंतर बघू आपण. अभी हमें क्या चाहिए? आउटपुट. तो अगर आपको लगता है तो आप कह सकते हो एरर. बस हो गया. एक्सप्लेनेशन बाद में सोच लूंगी. ऑनलाइन वाले काय बोल रहे? 5 plus 7 print होईल. 5 plus 7 प्रिंट होईल फक्त. बर, 12 प्रिंट होगा. एरर येईल ना सर? बर, चलो देखते हैं. सो वी नो printf, कल भी हमने देखा, परसों भी हमने देखा. एक सिंपल सा रूल है जब हम printf यूज करते हैं वेरिएबल्स प्रिंट करने के लिए, तो उसका एक सिंपल सा रूल है, अदर देन फॉर्मेट स्पेसिफायर एंड /n वाले कैरेक्टर्स. /n वाले कैरेक्टर्स को हम क्या कहते हैं? यस यस, क्या कहते हैं? एस्केप सीक्वेंसेस. लेक्चर पाहून फार सिरियसली करावं लागतं बरं का. तुमचं कुठलं कॉलेज आहे? ट्रिनिटी. ओके. तो काय फरक नाही पडत, पण आपल्याला थोडं सिरियस राहणं बाळगणं गरजेचं आहे. ओके, आणि तुमच्या कॉलेजच्या प्लेसमेंट कशा आहेत ते तुम्हाला माहित असेल, राईट? काय प्रॉब्लेम नाही, असू द्यायचं. ऑफ कॅम्पस आपल्याकडे बरेच चान्सेस असतात, पण फरक एवढाच पडतो की कॅम्पस थ्रू जेव्हा इंटरव्ह्यूज होतात, यू ऑलवेज हॅव अ सॉफ्ट कॉर्नर. हा ठीक, चल घेऊन टाकू, बघू पुढे तुमचं करा. अँड वेन यू गो ऑफलाईन, तिथं आपलं व्यवस्थित डिसेक्शन केलं जातं, आणि त्यातलं आपण बाहेर पडलो तरच घेतलं जातं. यू मस्ट बी रेडी फॉर दॅट डिसेक्शन. त्याच्यासाठी थोडं ऍटिट्यूड आपलं सिरियस राहणं फार गरजेचं आहे. ओके, चलो ठीक है. सो वी वेर टॉकिंग अबाउट फोर्थ वन. तो printf का रूल बहुत सिंपल सा है. printf क्या कहता है? देखो, printf कहता है
प्रिंट एफ, डबल कोट के अंदर फॉर्मेट स्पेसिफायर, ओके, एंड एस्केप सीक्वेंसेस, फॉर्मेट स्पेसिफायर एंड एस्केप सीक्वेंसेस, इन्हें छोड़ के जो भी है वो एज इट इज कहां पे जाएगा, वो एज इट इज कंसोल पे चला जाएगा। इन्हें छोड़ के जो भी है वो एज इट इज कहां पे जाएगा, एज इट इज कंसोल पे चला जाएगा। ठीक है, अब हमने लिखा क्या है, %d प्लस %d इज इक्वल टू %d कॉमा num1 कॉमा num2, %d प्लस %d इज इक्वल टू %d num1 कॉमा num2। ओके, ठीक है, दिसत नाहीये बाळांनो स्क्रीन, ओके, जस्ट अ मिनिट। बघा आता विजिबल झालं का? तो यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर मेंशन किया हुआ है। फॉर्मेट स्पेसिफायर का और एक रूल था, जितने फॉर्मेट स्पेसिफायर उतने वेरिएबल्स होने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ वो रूल हमने वायलेट किया, बट मैंने आपको कहा था दैट इज नॉट एरर, वो एरर नहीं है, सिंपली जो एक्स्ट्रा फॉर्मेट स्पेसिफायर है उसे इग्नोर किया जाएगा, राइट। तो अब यहाँ पे क्या होगा, num1 की वैल्यू पहले % पे जाए, फर्स्ट फॉर्मेट स्पेसिफायर फर्स्ट वेरिएबल, num2 की वैल्यू सेकंड % पे जाएगी, ओके। और जो ये थर्ड %d है इसके लिए कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो इसे क्या कर दिया जाएगा, इसे इग्नोर किया जाएगा, इसे सिंपली इग्नोर किया जाएगा, समझ रहे हो? ठीक है, बाकी इन तीनों को छोड़ के जो भी है, जैसे कि प्लस वाला सिंबल है और इक्वल टू वाला सिंबल है, वो सब एज इट इज कंसोल पे चला जाएगा। ठीक है, तो num1 की वैल्यू क्या थी, ओके 5 एंड 7, ठीक है, तो ये प्रिंट करेगा, देखो 5 प्लस जो है एज इट इज, प्लस एज इट इज, इधर एडिशन नहीं होगी, डबल कोट के अंदर जो भी लिखा है एज इट इज कंसोल पे जाता है, क्योंकि वो एक मैसेज है। सिर्फ फॉर्मेट स्पेसिफायर वैल्यू से रिप्लेस होगा, एस्केप सीक्वेंसेस का जो भी मीनिंग है उससे प्रिंट कर दिया जाएगा, राइट। ठीक है, सो 5 प्लस दूसरा %d num2 यानी 7 इज इक्वल टू, इसके लिए कोई वैल्यू है ही नहीं, तो बस आपका मैसेज जो है इतना ही प्रिंट होगा कंसोल पे, तो आपका आउटपुट रहेगा 5 प्लस 7 इज इक्वल टू, बस हो गया, डन। ठीक है, रूल्स क्लियर हो गए। क्या क्या रूल हमने देखे यहाँ पे, जितने फॉर्मेट स्पेसिफायर उतने वेरिएबल आगे होने चाहिए कॉमा के बाद। ठीक है, डबल कोट के अंदर आपने जो कुछ भी लिखा है एज इट इज कंसोल पे जाएगा, अदर देन फॉर्मेट स्पेसिफायर एंड एस्केप सीक्वेंसेस। सिर्फ फॉर्मेट स्पेसिफायर की वैल्यू चेंज होगी, यहां प्लस लिखने से ऑपरेशन नहीं होगा, क्योंकि ये हमने कैसे लिखा हुआ है, डबल कोट के अंदर लिखा हुआ है, वी हैव रिटन दिस इन डबल कोट, राइट। ठीक है, दैट इज द फोर्थ क्वेश्चन। लेट्स गो फॉर द फिफ्थ वन। क्या कह रहा है फिफ्थ क्वेश्चन, ओके, int num is equal to 5, float value equal to 7.5, value equal to %d, num equal to %f, num कॉमा वैल्यू क्या प्रिंट होगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी हर एक लाइन ठीक से पढ़ो, हर एक लाइन ठीक से पढ़ो। इज देयर एनी मिस्टेक, ट्रेस द आउटपुट में यही जरूरी है, सीधे प्रिंटफ पे नहीं जाना है, फ्रॉम द फर्स्ट लाइन पढ़ने की आदत डालो, कैपिटल स्मॉल पैरेंथेसिस ब्रैकेट सब ठीक है या नहीं। अगर कहीं कोई मिस्टेक दिखती है देन आउटपुट कैन बी एरर, और आपका वहां पे फोकस होना जरूरी है। अभी ये हो जरूरी नहीं है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड, ट्रेस द आउटपुट में ये होता है। ट्रिकी क्वेश्चंस 20 में से एक तो कम से कम ट्रिकी क्वेश्चन रहेगा, ओके, जहां पे वो ऐसी गलतियां करेंगे जानबूझ के कि वेरिएबल डिक्लेयर किया, बीच में कहीं पे हैश डाल दिया, गड़बड़ हो जाएगी, तो आपका वहां ध्यान होना जरूरी है। चलो ठीक है, सो वैल्यू इक्वल टू %d, num इक्वल टू %f, num कॉमा वैल्यू। अब पूरे प्रोग्राम में कहीं कोई एरर नहीं, int num इक्वल टू 5 सही डिक्लेयर हुआ है, सेमीकोलन है, फ्लोट वैल्यू इक्वल टू 7.5 सही डिक्लेयर हुआ है, एंड में सेमीकोलन दिया हुआ है।
एंड देन printf वैल्यू इक्वल टू परसेंट डी। बट यहां वैल्यू के आगे परसेंट डी लिखा है, इससे कंपाइलर को कोई दिक्कत है नहीं। कंपाइलर ये जो वैल्यू वर्ड है इसे कंपाइल नहीं कर रहा, वो सिर्फ परसेंट डी को रिप्लेस करेगा नम से, परसेंट एफ को रिप्लेस करेगा वैल्यू से, और इसको छोड़ के बाकी जो भी आपने लिखा वो सब किधर जाएगा, कंसोल पे जाएगा एज इट इज, वो सब एज इट इज कंसोल पे जाएगा। समझ रहे हो नहीं? ठीक है, ओके। तो वैल्यू इक्वल टू एंड नम इक्वल टू एज इट इज कंसोल पे जाएगा, बस परसेंट डी पे नम की वैल्यू आएगी, परसेंट एफ पे वैल्यू की वैल्यू आएगी, मतलब उल्टा पुल्टा प्रिंट होने वाला है। मैसेज आएगा वैल्यू इज इक्वल टू 5, नम इक्वल टू 7.5। करेक्ट है, क्लियर हुआ? बस प्रिंट एफ समझना था हमें, क्या समझना है यहाँ पे, मैसेज एज इट इज जाएगा, किससे चेंज किया जाएगा, ओनली फॉर्मेट स्पेसिफायर्स, वो भी बाय द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, बाय द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। समझ गए? ठीक है, ओके डन। ये क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा, बट ऐसी चीजें सॉल्व करने की कोशिश कर लिया करो, हम तो करेंगे, चलो कोई बात नहीं, एप्टीट्यूड भी प्रिपेयर करके लेंगे। अब आगे चलते हैं, कल हम कहां पर रुके थे, क्या डेटा टाइप हुआ, ऑपरेटर्स भी हमने देखे, एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन ये वाले ऑपरेटर्स हमने देखे, राइट? ठीक है, ओके। अब बस मॉड्यूलस ऑपरेटर हमें देखना है, और मॉड्यूलस के बाद हम समझेंगे हाउ डज स्कैनफ वर्क। ओके, लेट्स थिंक अबाउट मॉड्यूलस ऑपरेटर। ओके, क्या है मॉड्यूलस ऑपरेटर? परसेंट वाला ये जो ऑपरेटर है दैट इज कॉल्ड मॉड्यूलस ऑपरेटर। परसेंट वाला जो ऑपरेटर है ये क्या है, मॉड्यूलस ऑपरेटर है। अब ये काम कैसे करेगा, तो ये आपको सिंपली रिमाइंडर देने का काम कर रहा है। क्या काम करेगा, रिमाइंडर देने का काम करेगा। ओके, रिमाइंडर एंड रिमाइंडर बोथ आर डिफरेंट थिंग्स आर। ये आपके मोबाइल में रहता है रिमाइंडर वाला। ओके, रिमाइंडर हमें चाहिए, ठीक है, आफ्टर डिवीजन जो बाकी रहता है, ओके, दैट इज रिमाइंडर, वो हमें चाहिए। ओके, सो लेट्स से इफ आई से 9 mod 2, ओके, 9 mod 2, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, डिवाइड 9 कंप्लीटली बाई 2। ओके, और फिर रिमाइंडर क्या रहा, 1। करेक्ट, ये लगा तो ठीक है, डिवाइड 9 कंप्लीटली बाई 2 एंड द रिमाइंडर इज 1। करेक्ट, ठीक है। इफ आई से 9 mod 5, what will be the remainder, 4 will be the remainder, correct. If I say 13 mod 7, तो remainder क्या मिलेगा, 6 मिलेगा, right? Okay, and if I say 7 mod 13, 7 होगा कि 0 होगा, आराम से सोचो, कोई जल्दी नहीं है। अभी होगा ना M1 M2 M3, है ना? तो ये जरूरी है। 7 mod 13 दे दो, 7 को 13 से डिवाइड करो, क्या मिलेगा आंसर, आंसर मिलता है 0, और रिमाइंडर रहा 7। ओके, फ्रैक्शन में आंसर नहीं निकालना है, अगदीच नसेल कन्फ्युजन होत असेल तर आपण हे करू शकतो, दैट इज द आंसर। 13 इंटू 0 0, सब्ट्रैक्शन किया हमें क्या मिला, 7। 7 इज द रिमाइंडर। ठीक है, फ्रैक्शन में नहीं जाना है, ये रूल है लैंग्वेज का, जब दो इंटीजर के साथ ऑपरेशन करोगे रिजल्ट भी इंटीजर होगा, रिजल्ट भी क्या रहेगा, इंटीजर रहेगा। ओके, तो ये आपको समझना है। चलो अब आगे चलते हैं। सो वी हैव सीन यस्टरडे एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन ये वाले ऑपरेशन कैसे होंगे, ठीक है। ओके, ये हमने किया था कल हमने देखा कि
एक ही वेरिएबल हमने लिया था आंसर। आंसर में हमने चारों ऑपरेशन स्टोर किए, वो प्रिंट भी किए, बट वहां पे प्रॉब्लम ये थी एट द एंड हमारे पास सिर्फ एक ही रिजल्ट रहेगा जो हमने एंड में किया, बिकॉज आंसर इज ओनली वन वेरिएबल इज गोइंग टू स्टोर ओनली वन वैल्यू, तो हम वैल्यू को रिप्लेस कर रहे थे। लेकिन अगर ऐसी रिक्वायरमेंट रही कि मुझे सारे रिजल्ट्स स्टोर करने हैं, आई वांट टू स्टोर ऑल द रिजल्ट्स, तो फिर हर एक रिजल्ट के लिए मुझे क्या चाहिए, वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। हर एक रिजल्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे किया, राइट। और एक मेथड देखते हैं। मान लो मुझे इन वेरिएबल्स की या फिर ये जो रिजल्ट्स है इनकी जरूरत नहीं है आगे, मुझे सिर्फ ये रिजल्ट प्रिंट करने हैं। ये वाली मेथड कब यूज करनी है कि मान लो आपको एडिशन करना है, एडिशन करके उस एडिशन पे आगे आपको काम करना है। मान लो ऐसा क्वेश्चन रहा, 2 नंबर यूजर से ले लो, 2 नंबर की एडिशन करो और जो भी एडिशन आएगी उसका स्क्वायर प्रिंट करो। तो हमें एडिशन यूज करना पड़ेगा। अगर एडिशन यूज करना है यू हैव टू स्टोर इट, ओके। लेकिन अगर मेरी ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है कि मुझे एडिशन के साथ कोई काम नहीं करना है, मुझे सिर्फ उसे प्रिंट करना है, तो फिर ये जो 4 वेरिएबल्स हमने यहां डिक्लेयर किए हुए हैं हम इन्हें स्किप कर सकते हैं और डायरेक्ट प्रिंटफ में वैल्यूज या फिर आपके रिजल्ट्स प्रिंट कर सकते हैं, लाइक दिस। सी वी कैन डू दिस। लेट्स से वी हैव इंटर num1 is equal to 10 comma num2 is equal to 5। ओके, ये सब चलेगा मेन फंक्शन में, int main, और ये हो गया, ठीक है, int main। देन वी हैव num1 इक्वल टू 10, num2 इक्वल टू 5, और मुझे बस इनके रिजल्ट प्रिंट करने हैं। तो मैं कहूंगा printf स्लैश एन एडिशन इज इक्वल टू, और यहां मुझे एडिशन चाहिए, राइट, वैल्यू चाहिए यहां पे, तो उस वैल्यू का फॉर्मेट स्पेसिफायर में यहां पे डाल दूंगा %d, और %d पे मुझे क्या चाहिए, num1 num2 की एडिशन। तो मैं printf में डायरेक्ट मेंशन कर सकता हूं num1 प्लस num2, हो गया। हम डायरेक्ट मेंशन कर सकते हैं num1 प्लस num2, क्लियर है, ठीक है, राइट, ओके। एंड देन नेक्स्ट रिजल्ट, लेट्स से printf स्लैश n, और हम कहेंगे सब्ट्रैक्शन इज इक्वल टू अगेन %d कॉमा, अब ये %d पे हमें चाहिए सब्ट्रैक्शन, सो वी विल गो विथ num1 माइनस num2, और ये होगा। यही आप मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब कुछ कर सकते हो, ओके। और बस 4 स्टेटमेंट में आपका प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, इन 4 स्टेटमेंट्स ओनली, ठीक है। बस यहां पर भी फिर वही प्रॉब्लम है, अगर क्वेश्चन ऐसा रहा फाइंड द एडिशन एंड प्रिंट इट स्क्वायर, तो फिर यहां जो एडिशन आप प्रिंट कर रहे हो ये आपके पास स्टोर्ड नहीं रहेगी। फिर अगर आपको स्क्वायर चाहिए यू अगेन हैव टू गो फॉर एडिशन एंड फाइंड द स्क्वायर, तो ये ऑपरेशन 2 बार करना पड़ेगा। क्लियर हुआ, वेरिएबल में कब स्टोर करना जरूरी है, कब स्टोर करना जरूरी नहीं है, कब आप प्रिंटफ में डायरेक्ट ऑपरेशन कर सकते हो, समझ गए। अगर ऐसा है कि आपको आपके रिजल्ट के साथ और भी कुछ ऑपरेशंस करने हैं, ओके, देन यू हैव टू स्टोर योर रिजल्ट। अगर आपको रिजल्ट के साथ कोई ऑपरेशन नहीं करनी है, यू कैन डायरेक्टली फाइंड योर रिजल्ट इन प्रिंटफ स्टेटमेंट्स, ठीक है, सब कुछ पॉसिबल है, राइट, ओके। सो दैट्स ऑल अबाउट अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, राइट। मॉड्यूलस वाला ऑपरेटर क्लियर हुआ, ये आपको क्या देगा, ये आपको रिमाइंडर देगा, ठीक है। और वो जो एग्जांपल्स थे वो समझ गए कि नहीं, उठा ली ले रे बाबा, कर ले, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो हमने शायद कुछ ऐसा लिखा था 9 mod 2 11 mod 7 एंड 13 mod 7 और फिर 7 mod 13, ये क्या देगा, ये हमें 7 देगा, ठीक है। रिमाइंडर ऑपरेटर तेवढं नोट करून ठेवा, रिमाइंडर ऑपरेटर, शायद हमने टाइटल में अरिथमेटिक ऑपरेटर्स लिखा हुआ है, राइट, उसमें ये रिमाइंडर ऑपरेटर लिख लो, बाकी सब सही जाएगा जैसा आप सोच रहे हो। डिवीजन में थोड़ा इशू होगा बट वो हम टाइप कास्टिंग में पढ़ेंगे, द लास्ट पॉइंट ऑफ फर्स्ट चैप्टर, टाइप कास्टिंग।
और ये वाला प्रोग्राम भी लिख लो प्रिंटफ के अंदर ऑपरेशन, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। बट ये तभी करेंगे जब हमें रिजल्ट के साथ काम नहीं करना। चलो हो गया, ठीक है, ओके। अब समझते हैं हाउ टू यूज स्कैनफ, हाउ टू यूज स्कैनफ। ओके, अब स्कैनफ जो है इसे यूज करके हमें यूजर से इनपुट लेना है। ओके, इनपुट फ्रॉम यूजर, ठीक है। स्कैनफ यूज करके हमें क्या चाहिए, इनपुट फ्रॉम यूजर, ठीक है। अब तक जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किए उन सारे वेरिएबल्स में, उन सारे वेरिएबल्स में हमने डायरेक्ट वैल्यू असाइन की हुई है। यानी हमने कहा इंट num1 इज इक्वल टू 5, ठीक है। फिर हमने num2 डिक्लेयर किया, इंट num2 इज इक्वल टू 7, ठीक है, 5 एंड 7। अब ये जो प्रोग्राम्स हैं दीज आर हार्ड कोडेड प्रोग्राम्स, मतलब ये वाला प्रोग्राम अब नीचे हम जो भी करें ये वाला प्रोग्राम हमेशा 5 और 7 के लिए ही काम करेगा। किसके लिए काम करेगा, 5 एंड 7। हमें क्या चाहिए, हमें इसमें वेरिएशन चाहिए। हम चाहते हैं कि ये प्रोग्राम यूजर की इनपुट के लिए काम करे। मान लो हम चलो इनकी एडिशन प्रिंट करें, सो आई विल से printf स्लैश एडिशन इज इक्वल टू %d कॉमा num1 प्लस num2, एडिशन इक्वल टू %d कॉमा num1 प्लस num2, और एंड में रहेगा रिटर्न 0, और ये कंप्लीट होगा। एंड में रहा रिटर्न 0, ये कंप्लीट होगा, ठीक है। अब इस वाले केस में हम अलग अलग वैल्यूज के साथ काम नहीं कर पाएंगे। ये प्रोग्राम अगले 10 साल 20 साल 50 साल जब भी रन करोगे एडिशन हमेशा क्या प्रिंट करके देगा, 12। एडिशन हमेशा 12 प्रिंट करके देगा। लेकिन अगर मेरी ऐसी रिक्वायरमेंट रही कि मुझे यूजर से इनपुट लेना है, इनपुट फ्रॉम यूजर, और फिर उसकी एडिशन हमें प्रिंट करनी है, उसकी एडिशन हमें प्रिंट करनी है, तो यूजर से इनपुट लेने के लिए हमें किसकी जरूरत है, यूजर से इनपुट लेने के लिए हमें स्कैनफ की जरूरत होगी। वी नीड स्कैनफ, राइट। तो अब हमें समझना है ये स्कैनफ यूज करना कैसे है। स्कैनफ क्यों चाहिए समझ गए कि नहीं। ये वाले प्रोग्राम में प्रॉब्लम क्या है, ऑलवेज 5 एंड 7, दूसरी कोई वैल्यूज होंगी ही नहीं। बट हम क्या चाहते हैं कि हमें जब चाहे जिस वैल्यू की चाहे एडिशन हमें प्रिंट करके चाहिए, तो फिर उसके लिए हमारा प्रोग्राम के साथ इंटरेक्शन होना जरूरी है, जिसके लिए हम क्या यूज करेंगे, स्कैनफ यूज करेंगे। ओके, ठीक है। अब स्कैनफ यूज कैसे करना है समझते हैं। पर्पस है यूजर से इनपुट लेना है, राइट। तो स्कैनफ का बहुत सिंपल सा सिंटैक्स है, जैसे प्रिंटफ का था। ओके, स्कैनफ का भी वैसा ही एक सिंटैक्स है, वी हैव टू यूज इट। स्कैनफ, ओके, अंदर रहेंगे ओनली फॉर्मेट स्पेसिफायर। प्रिंटफ में क्या क्या था,
मैसेज भी था, फॉर्मेट स्पेसिफायर भी था, सब कुछ आप मेंशन कर सकते हो। बट स्कैनफ का ये एक सिंपल सा रूल है, डबल कोट के अंदर क्या चाहिए, ओनली फॉर्मेट स्पेसिफायर्स, राइट, ओनली फॉर्मेट स्पेसिफायर, ओके, डबल कोट कंप्लीट कॉमा, एड्रेस ऑफ वेरिएबल्स, बस ये एक सिंपल सा सिंटैक्स है, राइट। क्या है, ओनली फॉर्मेट स्पेसिफायर एड्रेस ऑफ वेरिएबल्स। और फिर इसका भी वही रूल है, जितने फॉर्मेट स्पेसिफायर्स उतने यहां एड्रेसेस चाहिए, ठीक है। एड्रेस वाली कॉन्सेप्ट क्या है, इसके बारे में हमें अभी सोचने की जरूरत नहीं, वी विल थिंक अबाउट इट इन फंक्शंस एंड पॉइंट्स, ओके। तो अभी हमें क्या चाहिए, स्कैनफ के अंदर कौन होंगे, ओनली फॉर्मेट स्पेसिफायर, और कॉमा के बाहर कौन चाहिए, एड्रेस ऑफ वेरिएबल्स। फॉर एग्जांपल, लेट्स से आई हैव अ वेरिएबल इंट num1, राइट। अब num1 की वैल्यू हम यूजर से लेंगे, और यूजर से वैल्यू लेने के लिए हम क्या यूज करेंगे, स्कैनफ यूज करेंगे, ठीक है। तो मैं लिखूंगा स्कैनफ, सब कुछ लोअर केस में। डबल कोट के अंदर कौन चाहिए, ओनली फॉर्मेट स्पेसिफायर, करेक्ट। डबल कोट के अंदर चाहिए ओनली फॉर्मेट स्पेसिफायर, ओके। तो num1 के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन होगा, %d, तो हमने इधर मेंशन किया %d, डबल कोट कंप्लीट कॉमा, कॉमा के बाहर हमें क्या चाहिए, एड्रेस ऑफ द वेरिएबल, जिस वेरिएबल के लिए आपने %d मेंशन किया हुआ है उस वेरिएबल का हमें चाहिए एड्रेस, ओके। और एड्रेस हमें मिलता है किसी भी वेरिएबल पे एंड लगाने से हमें उस वेरिएबल का एड्रेस अवेलेबल हो जाता है, एंड इज कॉल्ड एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, एंड इज कॉल्ड एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, ओके। तो कॉमा के बाहर हम लिखेंगे एंड num1, और ये हो गया आपका प्रोग्राम यहां कंप्लीट हुआ, इंट मेन डन। और जो वैल्यू स्कैन की है हमने यूजर से, अब हम इसे प्रिंट भी करके देखेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहां printf /n योर वैल्यू इज इक्वल टू %d, और %d किसके लिए है, num1 के लिए, हो गया योर वैल्यू इज इक्वल टू %d एंड %d इज फॉर num1, क्लियर है, ठीक है। अब ये एग्जीक्यूट कैसे होगा ये समझते हैं। स्कैनफ वाला सिंटैक्स क्लियर हो गया, क्या कहता है इसकी सिंटैक्स, डबल कोट के अंदर क्या चाहिए, ओनली फॉर्मेट स्पेसिफायर, और डबल कोट के बाहर एड्रेस ऑफ वेरिएबल, जिस वेरिएबल के लिए आप वैल्यू स्कैन करना चाहते हो उस वेरिएबल का एड्रेस हमें मेंशन कर देना है विथ इट्स फॉर्मेट स्पेसिफायर, ओके, विथ इट्स फॉर्मेट स्पेसिफायर, राइट। चलो ठीक है, आगे चलते हैं, और ये स्कैनफ जो है इसे डायरेक्टली अब यूज करके देखते हैं। ऑनलाइन वाले डेव सीबीपी ओपन झाले का रे बघा, इज डेव सीबीपी एक्सेसिबल, विजिबल झालं का रे, डेव सीबीपी विजिबल झालं, चलो ठीक है, ओके। सो वी हैव इंट नंबर, नंबर नाम का वेरिएबल है, एंड वी हैव टू गो विथ स्कैनफ, और स्कैनफ के अंदर डबल कोट में चाहिए ओनली फॉर्मेट स्पेसिफायर, फिर कॉमा देकर के हमें जिस वेरिएबल के लिए वैल्यू स्कैन करनी है उसका एड्रेस, तो हम यहां लिखेंगे एंड नंबर, और फिर एंड में कौन चाहिए, सेमीकोलन। स्कैनफ के डबल कोट में वेर स्ट्रिक्टली ओनली फॉर्मेट स्पेसिफायर मेंशन करेंगे, क्या मेंशन करेंगे, ओनली फॉर्मेट स्पेसिफायर, अदर देन फॉर्मेट स्पेसिफायर हमें स्पेस भी नहीं देनी, ओके। कॉमा वगैरह तो बहुत दूर की बात है, हमें स्पेस भी मेंशन नहीं करना, डोंट इवन थिंक अबाउट दिस, ओके। और फिर हम दूसरा फॉर्मेट स्पेसिफायर देंगे नहीं, हमें सिर्फ कौन चाहिए, फॉर्मेट स्पेसिफायर, डन।
ठीक है। ओके, तो स्कैन इफ परसेंट डी एंड नंबर, और फिर नीचे जैसा हमने डिसाइड किया था उसको प्रिंट भी कर लेते हैं। लेट्स से प्रिंट एफ स्लैश एन योर वैल्यू, मैसेज आप जो चाहो दे सकते हो। अब हमें बस ये डिसाइड करना होता है कि आपके मैसेज में वेरिएबल की वैल्यू कहां पे होगी। जहां पे वेरिएबल की वैल्यू डिसाइड होगी वहां हमें क्या पुट करना है, फॉर्मेट स्पेसिफायर पुटअप कर देना है। वहां हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर पुटअप करना है। तो हमने कहा परसेंट डी, ओके, कॉमा योर वैल्यू इक्वल टू परसेंट डी कॉमा, यहां मेंशन करेंगे अपना वेरिएबल नंबर एंड सेमीकोलन। ओके, योर वैल्यू इज इक्वल टू परसेंट डी कॉमा नंबर। समझ गए हो, राइट। चलो इसको रन करके देखते हैं। अब रन जब होगा तो हमारा प्रोग्राम स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया जाता है। तो सबसे पहले क्या एग्जीक्यूट होगा, इंट नंबर डिक्लेयर होगा। ओके, एक्चुअली एग्जीक्यूटर कभी डिक्लेरेशन वाले स्टेटमेंट के पास आता नहीं, दैट इज फॉर कंपाइलर। बट अभी हमें ये डिफरेंस एग्जैक्टली क्लियर नहीं है, तो हम कहेंगे चलो इंट नंबर एग्जीक्यूट हुआ, डिक्लेयर भी हो गया, आगे स्कैनफ वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। ओके, अब आप हम समझेंगे स्कैनफ जब एग्जीक्यूट होगा तो होगा क्या, राइट। तो चलो इसको सेव कर लेते हैं एंड लेट्स कंपाइल इट। कंपाइल करके देखो, ओके, एरर जीरो वार्निंग जीरो वाले मैसेजेस यहाँ पे आ गए, एरर जीरो वार्निंग जीरो। ओके, और अब इसको रन कर देते हैं, लेट्स से F10, और ये रन हुआ एंड आई होप यू कैन सी। रन होने के बाद बस देखो आपका कर्सर यहाँ ब्लिंक हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। क्या चल रहा है, कर्सर आपका यहाँ ब्लिंक हो रहा है। प्रोग्राम अभी तक खत्म भी नहीं हुआ। जब आपका प्रोग्राम कंप्लीट होता है नीचे एक मैसेज आता है, आई होप यू रिमेम्बर। चलो ठीक है, कल प्रैक्टिकल में देखिए, यहाँ भी समझ जाओगे। अभी वो कर्सर ब्लिंक हो रहा है, मतलब वो आपकी वेट कर रहा है। किस लिए वेट कर रहा है, इनपुट के लिए आपके वेट कर रहा है। हमने क्या लिखा है, स्कैन। तो अभी आपका एग्जीक्यूटर जो है, एग्जीक्यूटर कंपाइलर का काम हो चुका ना, F9 प्रेस करने के बाद कंपाइलर का काम हो चुका। फिर हमने क्या प्रेस किया था, F10। F10 प्रेस करके एग्जीक्यूटर पिक्चर में आया। अब आपका एग्जीक्यूटर पहुंचा स्कैनफ पे। स्कैनफ का काम क्या है, यूजर से इनपुट ले लो। तो स्कैनफ में कितने फॉर्मेट स्पेसिफायर है, सिर्फ एक। तो यूजर से एक इनपुट आने के लिए आपका एग्जीक्यूटर स्कैनफ पे वेट करेगा। So your executor is right now waiting for your input. कितनी देर तक वेट करता रहेगा, जब तक आप वैल्यू नहीं लेते तब तक वो वेट करता रहेगा। अगर आपने अगले 10 साल तक इनपुट नहीं दिया तो 10 साल वेट करेगा। कंडीशन, इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यूअस होनी चाहिए, मशीन ठीक से काम करना चाहिए, राइट। सो ही विल कीप वेटिंग। चलो इतना वेट नहीं कराते हैं, लेट्स गिव सम इनपुट। तो मैंने यहाँ एक इनपुट दिया, चलो 15। ओके, इनपुट देने के बाद यू हैव टू रिमेंबर, आफ्टर एवरी इनपुट प्रेस एंटर की। इट हैज ऑप्शंस, यू कैन गो विद स्पेस, यू कैन गो विद टैब, बट वो वेरिएशन हमें अभी नहीं चाहिए। ओके, तो हम क्या करेंगे, हर इनपुट के बाद हम क्या क्या प्रेस करेंगे, एंटर की प्रेस करेंगे। हर इनपुट के बाद हम एंटर की प्रेस करेंगे। समझ रहे हो, ठीक है। लेट्स प्रेस एंटर की, और ये आ गया देखो, योर वैल्यू इज इक्वल टू 15। तो स्कैनफ का काम क्या है, समझ गए कि नहीं। जैसे ही स्कैनफ एग्जीक्यूट होगा, एग्जीक्यूटर वेट करेगा आपके इनपुट के लिए। किसके लिए वेट करेगा, आपके इनपुट के लिए। चलो हमने एक वेरिएबल स्कैन किया, अब दो वेरिएबल स्कैन करके देखते हैं, ठीक है। तो दो वेरिएबल के लिए चलो यहां लिख लेते हैं num1 कॉमा num2, num1 कॉमा num2, राइट। और हम कहेंगे परसेंट डी। अब दो वेरिएबल स्कैन करने हैं, मतलब फॉर्मेट स्पेसिफायर्स भी कितने चाहिए, दो फॉर्मेट स्पेसिफायर्स होनी चाहिए। वी नीड टू फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। ओके, सो परसेंट डी, राइट। और डबल कोट कंप्लीट हुआ। कॉमा के बाहर एड्रेसेस भी कितने चाहिए हमें, एड्रेसेस भी दो फॉर्मेट स्पेसिफायर, दो एड्रेसेस। तो एंड num1 कॉमा एंड num2, बस हो गया, ठीक है। और अब नीचे हम वैल्यूज प्रिंट कर लेंगे, योर वैल्यूज आर परसेंट डी
एंड परसेंट डी। ओके, पहला परसेंट डी है चलो num1 के लिए, तो हमने लिखा num1। दूसरा परसेंट डी है num2 के लिए, सो वी राइट num2, num1 कॉमा num2। डन, ठीक है। सो योर वैल्यूज आर परसेंट डी एंड परसेंट डी num1 कॉमा num2। अब स्कैनफ दो वैल्यूज आपसे डिमांड कर रहा है, ठीक है, तो हमें इनपुट भी कितनी देने पड़ेंगे, दो इनपुट्स हमें देने पड़ेंगे। तो चलो इसको सेव किया हमने, कंपाइल एंड रन। यस, सो योर एग्जीक्यूटर इज नाउ वेटिंग हियर, योर एग्जीक्यूटर इज राइट नाउ वेटिंग हियर फॉर योर इनपुट। बट आप समझ रहे हो ना, भाई देखो ये जो प्रोग्राम है, ये जो आउटपुट है, ये वैसे यूजर फ्रेंडली नहीं लग रहा। मान लो प्रोग्राम मैंने लिखा, रन आपने किया, अब आप इस प्रोग्राम को नहीं पढ़ सकते, सिर्फ आपने रन किया, यू कैंट रीड दिस प्रोग्राम। देखो सोचना कैसे होता है हर बार, हर एक प्रोग्राम जो आप लिखोगे इज ए सॉफ्टवेयर, जिसे आप सेल करने वाले अपने क्लाइंट को। ओके, क्या सेल करोगे क्लाइंट को, प्रोग्राम सेल नहीं करते कभी, क्या अंतिम लक्ष्य देते हैं। आप एक कंपनी की तरह सोचने की कोशिश करो, whatever you are going to write here is a software, small software, that is also a software, scan to values and printing, that is also software। और हम ये किसको सेल करेंगे, अपने कस्टमर। तो कस्टमर को हम कभी प्रोग्राम नहीं देते, हम कस्टमर को क्या बेचते हैं, .txt बेचते हैं। .txt इज नॉट रीडेबल, .txt देख के वो नहीं समझ पाएगा कि आपने कोड क्या लिखा हुआ है, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। अगर हमने उसको कोड बेचा और वो भी सीएस वाला बंदा निकला, तो फिर वो आपका कोड समझेगा, सब कुछ लॉजिक समझेगा, अपने हिसाब से चेंजेस करेगा, पैसे क्यों देगा फिर आप। सॉफ्टवेयर बेचने के बाद उसके मेंटेनेंस के, चेंजेस के सारे पैसे फिर जिंदगी भर चलते रहते, तो हम उसे क्या देंगे, .txt, ओके, नॉट योर प्रोग्राम। तो अब मान लो कि मैं प्रोग्रामर हूं, आप मेरे क्लाइंट हो, मैंने आपको दी .txt, अपने .txt रन की, ये सामने आया, क्या समझोगे, कुछ नहीं, यू हैव टू कॉल मी, भाई क्या करना है यहाँ पे, फिर मैं कहूंगा हाँ भाई 2 नंबर डाल दे। तो अब हम 2 नंबर डालेंगे, पहला इनपुट दिया, फिर हमें इंटर की प्रेस करनी है, तो हमने इंटर की प्रेस की, अगेन योर एग्जीक्यूटर इज वेटिंग, व्हाई, इट डिमांड्स 2 वैल्यूज, तो हमने दिया 15, और फिर से हम इंटर की प्रेस करेंगे, एंड you have your message, your values are 12 and 15। so your program is syntactically correct, no doubt, program is what, syntactically correct। where is the issue, user friendly nahi, user friendly nahi, but compiler has nothing to do with user friendly। compiler कहेगा भाई जो दिया वो एग्जीक्यूट होगा, बात खत्म। यूजर फ्रेंडली बनाना नहीं बनाना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वही रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें हमेशा फॉलो करनी है, क्योंकि क्लाइंट भगवान होता है, इसको भूलना नहीं है। ओके, वो हमेशा खुश और सेटिस्फाइड होना जरूरी है, क्योंकि वो आपको पे करने वाला है, राइट। तो हमें यहाँ छोटा सा चेंज करना है बस। जैसे ही वो विंडो आएगी सामने कंसोल वाली, उधर एक मैसेज आना चाहिए, एंटर टू इंटीजर्स, तो हमें प्रिंटफ वाला स्टेटमेंट डालना पड़ेगा। अब सवाल ये है, वेयर शुड वी राइट दैट प्रिंटफ वाला स्टेटमेंट, और हमारे पास 2 ऑप्शंस है, पहला ऑप्शन है बिफोर स्कैनफ, दूसरा ऑप्शन है आफ्टर स्कैनफ। कहां लिखना पड़ेगा, बिफोर स्कैनफ, राइट। रियल लाइफ में जो सीक्वेंस है उसी सीक्वेंस में आपको प्रोग्रामिंग वाले स्टेटमेंट्स मेंशन करने हैं। रियल लाइफ में भी क्या होगा, जैसा मैंने कल कहा था आपसे कि मैं कहूंगा चलो 2 नंबर के एडिशन करते हैं, सो व्हाट इज योर फर्स्ट रिक्वायरमेंट, सर गिव अस 2 numbers, then I will give you 2 numbers, scanf, then you will perform addition, then you will tell me, that is printf। So sir give us 2 numbers, should be executed before I give you 2 numbers। बराबर, मतलब स्कैन होने से पहले वो मैसेज आना जरूरी है, इसलिए printf should be written before scanf, राइट। printf जो है वो कहां पे लिखना जरूरी है, scanf से पहले लिखना जरूरी है। तो हम कहेंगे printf slash enter 2 numbers, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, बट इसका कंपाइलर से कोई लेना देना नहीं है, दैट इज जस्ट ए मैसेज। ओके, तो जो दिया वो प्रिंट हो जाएगा। ओके, सो प्रोग्राम इज नाउ यूजर फ्रेंडली, और हमने कहा कंपाइल एंड रन।
ओके, और रन करने के बाद अब देखो मैसेज क्या आया, एंटर टू नंबर्स। अब आपका क्लाइंट आसानी से समझ पाएगा कि यहाँ क्या करना है, दो इंटीजर्स हमें एंटर करा देंगे। ओके, सो आई विल से 10 इनपुट के बाद एंटर की, देन 15 इनपुट के बाद एंटर की, एंड योर वैल्यूज आर 10 एंड 15। क्लियर? ठीक है, राइट। अगर मैं ये मैसेज यहां से निकालता हूं, जस्ट फॉर एक्सपेरिमेंट करके देखने हैं, और इधर दे देता हूं, अब आउटपुट में क्या होगा? क्या वो एरर देगा कि भाई तूने स्कैनफ के बाद प्रिंटफ लिखा, स्कैनफ से पहले होना चाहिए? नहीं। क्या होगा आउटपुट में? वैल्यू रुकेगा, फिर अब इंटर करोगे डेटा, फिर मैसेज आएगा क्या, इंटर टू इंटीजर्स। इज इट सिंटैक्टिकली रॉन्ग? मशीन के हिसाब से रॉन्ग है? नहीं। इज इट लॉजिकली करेक्ट? लॉजिकली करेक्ट नहीं। सिंटैक्टिकली मतलब मशीन को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो बस स्टेटमेंट से एग्जीक्यूट कर रहा है। लॉजिकली प्रॉब्लम, लॉजिकल प्रॉब्लम मतलब यूजर को प्रॉब्लम। ओके, तो अगर हम इसको रन कर देंगे, कंपाइल एंड रन। ओके, तो कंपाइल रन करने के बाद देखो इनपुट डिमांड कर रहा है। ठीक है, कई बार आप लोग ये मैसेज लिखना भूल जाते हो, रन करते हो, कर्सर ब्लिंक हो रहा है, एंड यू आल्सो कीप वेटिंग, ही इज वेटिंग फॉर यू, यू आर वेटिंग फॉर हिम। क्योंकि आपके दिमाग में क्या होता है, सर मैसेज तो दिया था एंटर नंबर करके, तो आप किसका वेट कर रहे हो, एंटर टू नंबर्स का, और वो भाई किसका वेट कर रहा है, स्कैनफ में 2 नंबर्स का। इसको कहते हैं डेडलॉक। यू आर वेटिंग फॉर हिम, ही इज वेटिंग फॉर यू, दैट इज कॉल्ड डेडलॉक। कॉन्सेप्ट है सीएस में डेडलॉक। ओके, तो चलो यहाँ इनपुट देते हैं, एक दिया 15, फिर दिया मैंने 10 एंटर, और फिर देखो मैसेज आया एंटर टू नंबर्स, और उसके बाद डायरेक्टली योर वैल्यूज आर 15 एंड 10। दैट इज इलॉजिकल, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए we will say printf enter two numbers before scanf, ओके। सेव कर लेते इसको, फिर से एक बार कंपाइल कर लेते हैं एंड रन। ओके, एंटर टू नंबर्स, 10 एंटर किया, 6 एंटर किया, एंड यस योर वैल्यूज आर 10 एंड 6। दैट इज लॉजिकली परफेक्ट प्रोग्राम। हाउ टू स्कैन डेटा समझ गए हो? ठीक है, ओके, चलो लिख लेते हैं स्कैनफ, स्कैनफ स्कैनफ लिखो उसमें, we use the scanf, we use the scanf to scan data, we use the scanf to to get the input from user, we use the scanf to get the input from user, to get the input from user. Next point, syntax of scanf, syntax of scanf, और ये वाला सिंटैक्स लिख लो, यहाँ पे है देखो सिंटैक्स। ये जो रेड स्क्वायर में लिखा है वो सिंटैक्स लिख लो। वो है, ठीक है, एग्जाम्पल नहीं लिखना, सिंटैक्स लिखा, लिखो इसके नीचे रिमेंबर, रिमेंबर do not mention, do not mention anything, anything in the double quotes of scanf other than format specifiers. Do not mention anything, do not mention anything in double quotes of scanf
other than format specifiers, comma, not even space, comma, not even space. उसी में कंटिन्यू करना. टू गेट द एड्रेस ऑफ वेरिएबल, to get the address of variable, prefix variable name with AND operator, prefix variable name with AND operator. Next point, when you give input on console, online वाले लिखा करें, when you give input on console, comma, always press enter key after every input. 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 Okay, ठीक है. Okay. For example, वो वाला दूसरा वाला एग्जांपल लिख लो, ये वाला एग्जांपल लिख लो. हो गया, ठीक है. ओके, अब ये scanf यूज करके कुछ प्रोग्राम्स कर लेते हैं. ठीक है, लेट्स गो फॉर सम प्रोग्राम्स. scanf यूज कैसे होगा समझ गए, राइट? हर इनपुट के बाद क्या प्रेस करना है? एंटर की. इनपुट भी कंसोल पे ही आएगा और आपका आउटपुट भी कंसोल पे ही आएगा, राइट? चलो बढ़िया. तो अब कुछ प्रोग्राम्स कर लेते हैं. पहला सिंपल सा प्रोग्राम है, बस देखते रहो. स्कैन टू नंबर्स from user, print their 4 arithmetic results. ओके, चलो सॉल्व कर लेते हैं. बस देखते रहो, बाद में लिख लो, बस पहले देखते रहो. तो शुरुआत हुई हमारी हैश इंक्लूड से. stdio.h, then we need int main. ओके, अब सोचेंगे मेन फंक्शन में हमें कितने वेरिएबल्स चाहिए. ओके, 2 नंबर्स यूजर से स्कैन करने मतलब 2 वेरिएबल तो इधर फिक्स हो रहे हैं. लेट्स गो फॉर num1 एंड num2. ओके, int num1 num2, करेक्ट. int num1 num2, राइट. अब हमें num1 num2 के साथ साथ देखो 4 अरिथमेटिक रिजल्ट्स हमें चाहिए. यस, वी नीड 4 अरिथमेटिक रिजल्ट्स. 4 रिजल्ट्स अगर आपको स्टोर करने हैं, यू नीड 4 वेरिएबल्स. पर चलो सोचते हैं
क्या वो 4 रिजल्ट्स हमें एक्चुअली स्टोर करने की जरूरत है? नहीं, हमें बस क्या करना है, उन्हें प्रिंट कर देना है। तो वो 4 रिजल्ट्स स्टोर करने की जरूरत नहीं। तो हम अगर यहाँ 4 वेरिएबल को डिक्लेयर करना स्किप कर दें, वी आर गोइंग टू सेव 16 बाइट्स। We are going to save 16 bytes. That is huge amount of memory beta. If your software is going to reduce that amount of memory, okay, that is very highly appreciated. Okay, तो फिर भी let's go with those 4 variables. जरूरत नहीं है बट हम चलेंगे 4 वेरिएबल के साथ। ओके, तो हमने लिखा इंटर एडिशन वाला वेरिएबल, सब्ट्रैक्शन वाला वेरिएबल, डिवीजन एंड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, डन। ओके, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, राइट। अब आगे हमें यूजर से 2 नंबर सब स्कैन करने होंगे। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, सीक्वेंस समझो। रियल लाइफ में सीक्वेंस क्या होगा, हम पहले यूजर को कहेंगे 2 नंबर एंटर करो, मतलब प्रिंटफ। फिर यूजर 2 नंबर एंटर करेगा, हमें वो स्कैन करने होंगे। सो नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या रहेगा, स्कैनफ। मतलब पहला आएगा प्रिंटफ, उसमें हम क्या करेंगे, एंटर 2 वैल्यूज। फिर आएगा स्कैनफ, उसमें नंबर नम2 का डेटा स्कैन करेंगे। उसके बाद हम रिजल्ट प्रिंट करेंगे या रिजल्ट कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके बिना प्रिंट कैसे करोगे। पहले हमें रिजल्ट को क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलो, तो अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस पहले यूजर को मैसेज देते हैं printf स्लैश एन एंटर 2 वैल्यूज। अब ये 2 वैल्यूज स्कैन करने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, scanf लिखना पड़ेगा। तो मैं कहूंगा scanf %d कॉमा एड्रेस ऑफ num1, और दूसरा %d किसके लिए है, एड्रेस ऑफ num2, करेक्ट। एड्रेस ऑफ num1, एड्रेस ऑफ num2। तो num1 num2 की वैल्यूज यहाँ पे स्कैन है। पहला इनपुट जो यूजर देगा वो किस में जाके स्टोर होगा, num1 में। जो दूसरा इनपुट देगा वो किस में जाके स्टोर होगा, num2 में। यस, num1 num2, राइट। अब एक बार आपको इनपुट मिला, फिर हमें क्या करना है, रिजल्ट्स कैलकुलेट करने। यू कांट डायरेक्टली प्रिंट द रिजल्ट्स, पहले क्या होंगे, कैलकुलेट होंगे। इवन इफ यू गो विद द प्रिंट डायरेक्टली, तो भी पहले रिजल्ट कैलकुलेट होता है फिर प्रिंट होता है। तो पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हम कहेंगे एड इज इक्वल टू num1 प्लस num2, सब्ट्रैक्शन इज इक्वल टू num1 माइनस num2, डिवीजन इज इक्वल टू num1 डिवाइडेड बाई num2, एंड मल्टीप्लीकेशन is equal to num1 multiplied by num2। तो ये हमने चारों रिजल्ट्स यहां पे कैलकुलेट कर लिए। ओके, आफ्टर कैलकुलेशन हमें क्या कर देना है, प्रिंट करना पड़ेगा। जब तक प्रिंट नहीं करोगे कंसोल पे उसे दिखेगा नहीं एंड यूजर, समझ गए। तो प्रिंट करना रिजल्ट जरूरी है, जिसके लिए हम लिखेंगे प्रिंट। अब एक ही प्रिंटफ में चारों रिजल्ट्स प्रिंट होना पॉसिबल है, एक ही प्रिंटफ में। I want to print all 4 variables, possible है, right? Using slash n हम उसे प्रिंट कर लेंगे। तो I will say printf slash n addition is equal to %d comma add। अच्छा, ये काफी लंबा चलेगा, तो आप नीचे printf लिख सकते हो, printf slash n subtraction is equal to %d comma sub। ओके, और फिर यहाँ एक प्रिंटफ होगा, इधर एक प्रिंटफ होगा। एट द एंड क्या होगा, रिटर्न 0। और आपका मेन फंक्शन देखो, ओपनिंग ब्रैकेट के नीचे मैंने कुछ नहीं लिखा, सारे स्टेटमेंट्स देखो टैब की यूज करके अंदर लिखे हुए हैं, राइट। अब जो ये ओपनिंग करली ब्रैकेट क्लोज करेंगे वो एग्जैक्टली उसके नीचे यहाँ क्लोज करेंगे, और ये इधर क्लोज हुआ। ऑनलाइन वाले बगा बड़ा समझते का, क्लियर है सबको, ठीक है, डन, नोट कर लो। Here is the question, अब आप खुद से सॉल्व कर लो। Scan 2 numbers from user, print their 4 arithmetic results, print their 4 arithmetic results।
ऑनलाईन बोल स्वतः सॉल्व करा मग कोड दाखवतो. चला झालं का लिहून? झालं असेल तर चेक करा. बघा, काही कळालं नसेल तर विचारून घ्या. काहीच प्रॉब्लेम नाही. फक्त इन्स्ट्रक्शनचा सिक्वेन्स मॅटर करतोय. आता हे कॅल्क्युलेट कसंही करा, काही फरक नाही पडत. पहिलं सबट्रॅक्शन करा, मल्टिप्लिकेशन करा. प्रिंट वाला सिक्वेन्स जसा तुम्ही देणार आहे तसं ती प्रिंट करणार आहे. स्कॅनएफ जसं तुम्ही इथं लिहिताय तसं व्हॅल्यू स्टोअर होणार आहे. कॅल्क्युलेशन कशी करणार कुठल्याही सिक्वेन्स. चलो गया झाले बघा. ओके, लेट्स गो फॉर वन मोर क्वेश्चन. अब क्वेश्चन कहता है सी स्कैन ए नंबर फ्रॉम यूजर, प्रिंट इट्स स्क्वायर एंड क्यूब. ओके, हमें क्या प्रिंट करना है? उसका स्क्वायर और क्यूब प्रिंट करना है एक नंबर स्कैन करके. ठीक है, लेट्स गो फॉर इट. तो मैंने लिखा हैश इंक्लूड वाला स्टेटमेंट अब आपको पता है वो कंपलसरी लिखना पड़ेगा. देन वी हैव इंट मेन. अब एक ही नंबर यूजर से स्कैन करना है और दो रिजल्ट्स हमें चाहिए. कौन से दो रिजल्ट्स? एक स्क्वायर चाहिए और एक क्यूब चाहिए. ठीक है, तो हमें टोटल 3 वेरिएबल्स की जरूरत होगी. एक होगा इंट नम, कॉमा नम का जो स्क्वायर है वो भी इंटीजर ही रहेगा, राइट. तो उसके लिए और एक वेरिएबल ले लेते हैं स्क्वायर, कॉमा और एक रहेगा क्यूब. अब इन 3 में से किसकी वैल्यू हमें स्कैन करनी है? राइट, एक ही वैल्यू स्कैन करनी है. यूजर से इनपुट कौन सा आएगा बस वो सोचो, और कौन सी वेरिएबल में स्टोर करना है ये सोचो. ये एक्सप्लिसिटली आपको क्यों बता रहा हूं? कई बार बच्चों का ये हो जाता है कितने वेरिएबल है? 3, सबको स्कैन करो. स्कैन एफ, नम को भी स्कैन करेंगे, स्क्वायर को भी स्कैन करेंगे, क्यूब को भी स्कैन करेंगे. स्क्वायर और क्यूब इन्हें स्कैन करना सिंटैक्टिकली कोई दिक्कत नहीं है. कंपाइलर को, एग्जीक्यूटर को कोई प्रॉब्लम नहीं है. वो सिंपली 3 वैल्यूज आपसे ले लेंगे. लेकिन अगर स्क्वायर और क्यूब भी हम यूजर से ही लेंगे तो फिर मशीन क्या करेगा? काय म्हणतो मी लक्षात येते ना? ठीक है, तो
इनपुट क्या है और आउटपुट क्या होना चाहिए, ये भी हमें समझना होगा। जो इनपुट है बस वही हमें यूजर से स्कैन करना है। स्क्वायर एंड क्यूब दे आर आउटपुट्स। ओके, स्क्वायर एंड क्यूब क्या है, ये आउटपुट्स है। इन्हें यूजर से स्कैन नहीं करना है, इन्हें मशीन यूज करके कैलकुलेट करना है। समझ रहे हो नहीं? कैलकुलेटर तो आपने यूज किया ही है। कैलकुलेटर कभी नहीं कहता एडिशन चाहिए, पहला नंबर दे दो, दूसरा नंबर दे दो, अब एडिशन भी बताओ। फिर कैलकुलेटर क्या करेगा? कुछ नहीं, राइट, यूजलेस है। हमें भी यही सोचना है, स्क्वायर एंड क्यूब कैलकुलेट करना आपके प्रोग्राम का काम है। यूजर से हमें क्या लेना है, आपके क्लाइंट से हमें क्या लेना है, सिर्फ नम की वैल्यू, राइट। ऑलवेज थिंक अबाउट योर प्रोग्राम एज ए सॉफ्टवेयर जो आप बेचने वाले हो अपने क्लाइंट को। उस क्लाइंट के बारे में सोचना है कि वो क्या देगा, वो बस एक ही वैल्यू देगा, नंबर। नाउ कैलकुलेट स्क्वायर एंड क्यूब। तो यूजर से पहले जो है नंबर स्कैन कर लेते हैं। उसके लिए पहले मैसेज देंगे प्रिंट एफ। क्या मैसेज देंगे? एंटर ए नंबर। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या रहेगा? एंटर नंबर के बाद स्कैन एफ रहेगा। ये बात क्लियर हो रही कि नहीं? एंटर नंबर के बाद यूजर ने नंबर देना चाहिए। यूजर ने नंबर देने के लिए आपके एग्जीक्यूटर ने रुकना जरूरी है फॉर द इनपुट फ्रॉम द यूजर। और आपका एग्जीक्यूटर रुके यूजर की इनपुट के लिए, इसलिए चाहिए स्कैनफ। इसलिए कौन चाहिए बीच में? स्कैनफ होना जरूरी है। ओके, तो हम कहेंगे स्कैनफ %d एंड नम हो गया। तो एक नम वेरिएबल बनेगा। ओके, नम वेरिएबल में हम वो वैल्यू जो है चलो स्कैन कर ली यूजर से। यूजर ने दिया 5, वो नम वेरिएबल में स्टोर हुआ। ऐसे ही अपने पास रहेगा एक स्क्वायर वाला वेरिएबल 4 बाइट्स और एक क्यूब वाला वेरिएबल 4 बाइट्स। ठीक है, एक स्क्वायर वाला वेरिएबल और एक क्यूब वाला वेरिएबल। स्कैनफ %d एंड नम हो गया। अब स्क्वायर और क्यूब को कैलकुलेट कर लेते हैं। लेट्स कैलकुलेट स्क्वायर इज इक्वल टू, कैसे कैलकुलेट होगा? नम इंटू नम। यहां नहीं होता बेटा, दैट इज सी। यहां सिंपली यू हैव टू गो फॉर नम मल्टीप्लाइड बाई नम। वो जो आप सोच रहे हो ये वो बस कैलकुलेटर में होता है, लैंग्वेजेस में नहीं होता। लैंग्वेजेस में वो जो कैप आप सोच रहे हो दैट इज बिटवाइज एक्सओर ऑपरेटर। ओके, तो वो रेस्ट वाला काम नहीं करने वाला। पाइथन में रेस्ट के लिए 2 स्टार दिए। ओके, सी, सीपीपी, जावा यहाँ कुछ नहीं है। सिंपली यू हैव टू अप्लाई द लॉजिक। स्क्वायर है यू कैन गो फॉर नम इंटू नम, क्यूब है यू कैन गो फॉर नम इंटू नम इंटू नम। बट अगर ए रेस्ट टू बी करना है फिर आपको लूप लिखना पड़ता है, लॉजिक लगा के पावर्स कैलकुलेट करनी पड़ती है। लूप में हम देखेंगे। तो स्क्वायर कैलकुलेट हुआ, लेट्स कैलकुलेट क्यूब। ओके, अब क्यूब के लिए देखो, आई कैन राइट नम इंटू नम, बट आई हैव वन मोर ऑप्शन ऑल्सो, स्क्वायर इंटू नम। इससे एक मल्टीप्लीकेशन कम हो जाएगा, विल सेव द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, राइट। तो हम लिखेंगे इंस्टेड ऑफ 3 बार मल्टीप्लीकेशन हम करेंगे स्क्वायर इंटू नम। लक्षात आलं का? ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट लिखने के लिए क्यूब वाला स्क्वायर पहले कैलकुलेट होना जरूरी है। समझ रहे हो? अभी देखो, जब यहां डेटा स्कैन हुआ स्कैनफ में, तो नम में 5 है। स्क्वायर वाले वेरिएबल में क्या होगा? जब अगर आपका प्रोग्राम मान लो यहां तक एग्जीक्यूट हुआ है, तो स्क्वायर के अंदर क्या स्टोर हुआ होगा? हाँ बेटा, यहां तक एग्जीक्यूट हुआ प्रोग्राम, इसके नीचे भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ अप टू दैट व्हाइट लाइन। तो फिर स्क्वायर के अंदर क्या स्टोर हुआ होगा? हाँ, क्या गार्बेज वैल्यू है। व्हाट डू यू मीन बाय गार्बेज? कुछ भी। When there is no value in the variable, there is garbage in the variable. Okay, तो आपका वेरिएबल इनिशियलाइज्ड होना जरूरी है, राइट। फिर क्यूब में भी क्या रहेगा? गार्बेज। तो अब सोचो, आफ्टर दिस व्हाइट लाइन, if I write this statement, cube equal to square into num,
तो नम में तो चलो 5 है, नो डाउट। व्हाट इज देयर इनसाइड द स्क्वायर? गार्बेज। तो गार्बेज इंटू 5 क्या मिलेगा? गार्बेज ही मिलेगा। गार्बेज इंटू 5 आपको गार्बेज ही मिलेगा। तो आपके स्क्वायर में गार्बेज ना हो, इसलिए अगर स्क्वायर को क्यूब में यूज करना है तो स्क्वायर पहले कैलकुलेट होना जरूरी है। You have to understand that sequence. So I will say square is equal to num multiplied by num. Num multiplied by num. Done. ठीक है, ओके। तो अब देखो स्क्वायर और क्यूब दोनों कैलकुलेट हुए, इधर आएगा 25 और इधर आएगा 125, राइट। और फिर हम ये दोनों वैल्यूज प्रिंट करेंगे, हम कहेंगे प्रिंट एफ स्लैश स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? परसेंट होना चाहिए, ये समझ रहे हो कि नहीं? डबल कोट में आप जो मैसेज दे रहे हो वहां आपके वेरिएबल की प्लेस आपको डिसाइड करनी है और उस प्लेस के फॉर्मेट स्पेसिफायर डाल देना है। तो मैं चाहता हूं स्क्वायर इक्वल टू के आगे वो 25 प्रिंट हो जाए और यहां 25 प्रिंट हो जाए, इसलिए इधर फॉर्मेट स्पेसिफायर होना जरूरी है। देन क्यूब इज इक्वल टू अगेन %d और आपका मैसेज कंप्लीट हुआ। डबल कोट कंप्लीट, मैसेज कंप्लीट, कॉमा। अब सोचो फर्स्ट %d किसके लिए है? स्क्वायर के लिए। स्क्वायर वाला वेरिएबल उधर मेंशन होना जरूरी। ओके, तो फर्स्ट यहां वेरिएबल मेंशन होगा। वेरिएबल लिखते वक्त यहां स्पेलिंग देख के करेक्ट वेरिएबल मेंशन करो। इधर कैपिटल एस है बट दैट इज पार्ट ऑफ मैसेज, दैट इज नॉट वेरिएबल। ओके, तो मैं यहां लिखूंगा स्क्वायर कॉमा क्यूब एंड सेमीकोलन। स्क्वायर कॉमा क्यूब सेमीकोलन, समझ गए हो, राइट? ओके, और फिर आपका मेन फंक्शन यहां कंप्लीट हुआ। अब रिटर्न 0 लिखना है कंपलसरी, आप समझ गए हो। सो आई एम नॉट गोइंग टू राइट रिटर्न 0, आई एम नॉट गोइंग टू राइट हैश इनपुट। तो प्रोग्राम करते वक्त आपको कंपलसरी लिखना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, समझ गए हो? कोई डाउट है इसमें? अब ये भी समझो कि अगर हमें स्क्वायर और क्यूब को कहीं भी यूज नहीं करना है, यूज नहीं करना, तो उन्हें स्टोर करने की जरूरत नहीं है। तो एक प्रोग्राम ऐसा भी हो सकता है, इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग स्क्वायर एंड क्यूब हम डायरेक्ट लिखेंगे प्रिंट एफ, खाली लिख दिया। प्रोग्राम में डायरेक्ट हो सकता है प्रिंट एफ क्या होगा? स्क्वायर इज इक्वल टू %d। अब इस %d पे आना चाहिए स्क्वायर, तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो स्क्वायर कैलकुलेट करके वेरिएबल में स्टोर करो, वो वेरिएबल इधर मेंशन करो कॉमा के बाद, या फिर कॉमा के बाद डायरेक्ट ऑपरेशन मेंशन करो। क्या ऑपरेशन करेंगे? num1 इंटू num1 नाही करणार रे बाबा, num1च आहे ना, बरं काय असेल ते num इंटू num, और ये हो गया। और वैसे ही क्यूब भी कैलकुलेट होगा, प्रिंट एफ स्लैश एन क्यूब इज इक्वल टू %d कॉमा। और अब क्यूब में स्क्वायर यूज नहीं कर सकते, अब हमें क्या लिखना पड़ेगा प्रॉपर? यस, नम इनटू नम इनटू नम। तो इधर ही कैलकुलेट किया, राइट? इसके ऊपर डिक्लेरेशन ऑफ इंट नम वो जरूरी है, और देन प्रिंटफ एंटर वैल्यू वाला मैसेज और scanf %d कॉमा एड्रेस ऑफ नम। पीएफ का मतलब है प्रिंटफ। हा, लिहून ठेव तुम्ही, हळूहळू मी पीएफ लिहायला सुरू करेन, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड इफ आई राइट समवेयर पीएफ, व्हाट डज दैट मीन? कोड करते वक्त पीएफ नहीं लिखना है। मशीन डजंट नो पीएफ, मशीन नोस प्रिंटफ। ओके, तो अगर मैं पीएफ लिखू तो समझना है दैट इज प्रिंटफ। प्रत्येक वेळी प्रिंटफ करत बसलं की जरा वेळ जातो, म्हणून पीएफ। ठीक है, सो लेट्स से प्रिंटफ इंटर नंबर स्कैनफ। ओके, तो आपका प्रोग्राम इतना भी हो सकता है, राइट?
बट इंस्टेड ऑफ दिस हमने एक प्रॉपर वेरिएबल वगैरह डिक्लेयर करके हमने ये प्रोग्राम लिखा हुआ है। समझ गए हो? पूरा प्रोग्राम लिखो और साइड में कहीं पे वो भी लिख लो कि भाई क्यूब स्क्वायर के बिना भी हम डायरेक्ट रिजल्ट्स प्रिंट कर सकते हैं। करूं पटकन। क्वेश्चन है स्कैन ए नंबर फ्रॉम यूजर, प्रिंट इट्स स्क्वायर एंड क्यूब। प्रिंट इट्स स्क्वायर एंड क्यूब। क्यूबला आपण असं पण लिहू शकतो ना सर? येस, नवीन टू ना लिख सकते हैं। लिहून झालं? चेक करून बघा। सीक्वेंस जरूरी है, पहले करो, खुद से करो, मिस्टेक्स होने दो और फिर देखो कहाँ मिस्टेक हुई। और अगर वो मिस्टेक नहीं समझ आई तो फिर मुझसे पूछ लो। हो गया? क्लियर है? चलो एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। समझने का होगा है, कॉपी पेस्ट करना बड़ा, पहले खुद से करो, ओके, और फिर चेक करो। अगर कोई मिस्टेक होगी तो समझो, लेट मी नो। चलो ऑनलाइन वाले करते करना बनो। ओके, लेट्स गो फॉर वन मोर क्वेश्चन। अब क्वेश्चन कहता है, सी क्वेश्चन कहता है स्कैन लेंथ एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, ओके, फाइंड एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। कर सकते हो? क्या क्या स्कैन करना है? देखो क्या क्या स्कैन करना पड़ेगा? लेंथ एंड विड्थ। क्या एरिया और पेरीमीटर को स्कैन करना है? नहीं, हमें उसे क्या करना है? कैलकुलेट करना है। करेक्ट। तो पहले स्कैन करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, प्रिंट करेंगे। करू शकता? करून टाका।
ले रे ऑनलाईन वाले स्वतः कोड लिहा. वेरिएबल जो है ए बी सी करके डिक्लेयर नहीं करने हैं. रिमेंबर, वेरिएबल्स हमें करेक्ट डिक्लेयर करने हैं जो पर्पस रिवील करें. तो इंट लेंथ होना चाहिए और विड्थ, कम से कम एलियन और डब्ल्यू आई डी तो चाहिए ही चाहिए. देन इंट एरिया एंड पेरी. ओके, लेंथ विड्थ एरिया पेरी. हो गया. सब ऑनलाईन वाले झालं का रे? लिहून झालं का बघा. Done? चलो देखो, तो हमने लेंथ और विड्थ जो है वो पहले स्कैन कर लिया. वो वही पहला काम वही है, स्कैन करना पड़ेगा. स्कैन करके क्या करेंगे अभी? कैलकुलेट करेंगे. ओके, सीक्वेंस समझ रहे हो ना? कैलकुलेट कर लेते हैं. तो एरिया कैलकुलेट होगा. देखो, एरिया इज इक्वल टू क्या होगा? लेंथ मल्टीप्लाइड बाई विड्थ. ओके, और फिर पेरीमीटर कैलकुलेट करेंगे. इज इक्वल टू 2 इंटू मल्टीप्लीकेशन ऑफ ब्रैकेट में लेंथ प्लस विड्थ. ओके, ब्रैकेट और आपका ये 2, इसके बीच में मल्टीप्लीकेशन मेंशन करना जरूरी है. मैथमेटिक्स में हम मेंशन नहीं करते, बट यहां मेंशन करना जरूरी है. और फिर हम रिजल्ट्स को प्रिंट करेंगे. प्रिंट एफ स्लैश एन एरिया इज इक्वल टू परसेंटेज एंड पेरीमीटर इज इक्वल टू परसेंटेज. बीच में चाहो तो स्लैशन भी दे सकते हो, कॉमा. फर्स्ट परसेंटेज किस लिए है? एरिया वेरिएबल के लिए. एंड सेकंड वन इज फॉर पेरी, जो वेरिएबल के नाम है वो देखो और मेंशन कर लो. इंट मेन यहां कंप्लीट हुआ, मेन फंक्शन कंप्लीट हुआ. क्लियर है? राइट. ओके, अब आउटपुट क्या होगा ये समझते बेटा, बाद में लिख लो. अभी देखो,
व्हाट शुड बी द आउटपुट। मान लो ये आपका कंसोल है, मान लो ये आपका कंसोल है, ठीक है, ओके। तो एग्जीक्यूशन मेन से शुरू हुआ, एग्जीक्यूटर अंदर आया, कंपाइलेशन पहले ही हो चुका है। कंपाइलर ने क्या क्या किया, एरर्स फाइंड आउट की, .txt क्रिएट करके दे दी, फिर हमने F10 प्रेस किया और एग्जीक्यूशन शुरू हुआ। एग्जीक्यूटर मेन से अंदर आया, इंट लेंथ कामा विड्थ एरिया पेरी, ये 4 वेरिएबल डिक्लेयर हुए और इनके पास 4 बाइट वाली मेमोरी रहेगी। लेंथ के पास 4 बाइट्स, विड्थ के पास 4 बाइट्स, एरिया के पास 4 बाइट्स और पेरीमीटर के पास 4 बाइट्स। यस, ओके, तो 4 बाइट्स जो है यहाँ पे क्रिएट हो चुके, ठीक है। अब आगे पहला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, एंटर लेंथ एंड विड्थ, तो आपके कंसोल पे आपको मैसेज दिखेगा यहाँ, एंटर लेंथ एंड विड्थ, ओके, इक्वल टू, और हमें चाहिए अब कर्सर नेक्स्ट लाइन पे, सो दैट यहां पे हम डेटा एंटर कर सके, या फिर आप यहां पर भी डेटा एंटर कर सकते हो, ठीक है। चलो यहीं से शुरू करते हैं। पहला इनपुट हमने दिया, चलो 10, और फिर हम क्या प्रेस करेंगे, एंटर की प्रेस करेंगे। ये बात समझ रहे हो नहीं, पहला इनपुट दिया हमने 10 और उसके बाद क्या प्रेस की, एंटर की प्रेस की। एंटर की प्रेस करके इधर आओगे, कर्सर फिर से वेट करेगा। क्यों वेट करेगा, कंट्रोल आपका फिर से सेकंड इनपुट के लिए, आपके विड्थ के लिए। तो विड्थ हमने दे दी चलो 5, ओके, और 5 इनपुट देने के बाद हम फिर से क्या करेंगे, एंटर की प्रेस करेंगे। फर्स्ट एंटर के बाद, सेकंड एंटर के बाद 10 और 5 दोनों स्कैन होंगे। 10 कौन सी वेरिएबल में जाकर स्टोर होगा, लेंथ या विड्थ, कौन से, लेंथ में। पहला इनपुट पहले वेरिएबल में, दूसरा इनपुट दूसरे वेरिएबल में, ये सिक्वेंशियली स्टोर हो जाता है। तो आपका 10 जो है वो यहाँ लेंथ में स्टोर हुआ, और 5 जो है वो यहाँ विड्थ में स्टोर हो चुका, ठीक है। अब आगे लेंथ विड्थ यहाँ स्कैनएफ में हो गया, फिर आगे ये कैलकुलेशन होगा, एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ। अब देखो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लेंथ, वो उस लेंथ वेरिएबल की मेमोरी में देखना क्या है, 10, 10 इंटू विड्थ 5 क्या मिलेगा, 50, और 50 असाइनमेंट के लेफ्ट में जाकर के स्टोर होगा। लेफ्ट में कौन है, एरिया, तो इधर स्टोर हुआ 50, राइट। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, पेरी इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, 10 प्लस 5 15 इंटू 2 30, पेरी में स्टोर हुआ 30, और फिर प्रिंटफ वाला स्टेटमेंट आके यहां मैसेज देगा, एरिया इज इक्वल टू 50 ड्यू टू दिस स्लैश एन, कर्सर नेक्स्ट लाइन पे आएगा, और फिर कहेगा पेरीमीटर इज इक्वल टू 30, और फिर ये डॉट 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 डॉट, और नीचे मैसेज आएगा प्रोग्राम एग्जिटेड विद 0 रिटर्न वैल्यू। कैसे एग्जीक्यूशन हुआ समझ गए। कंपाइलेशन अलग प्रोसेस है F9 वाली, एग्जीक्यूशन अलग प्रोसेस है F10 वाली, और वो एग्जीक्यूशन देखो हमेशा ऊपर से नीचे सीक्वेंस में होता है, पहले लाइन के बाद दूसरा, दूसरे लाइन के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, अप टू रिटर्न 0 जाएगा। समझ गए एग्जीक्यूशन, ठीक है, ओके। चलो एक और प्रोग्राम आखिरी वाला सॉल्व करते हैं और फिर रुक जाते हैं। Scan radius and find area of circle। अब सब कुछ आपको करना है, वेरिएबल, वेरिएबल का डेटा टाइप भी सोचो, अभी हम सर्कल के साथ काम कर रहे हैं, तो डेटा टाइप सोचो फिर लिखो। सर्कल मतलब कौन आएगा पिक्चर में, 3.14, 3.14 इज फ्रैक्शन, तो वेरिएबल के डेटा टाइप क्या होने चाहिए, अभी रेडियस इंटीजर हो सकता है, बट जो एरिया कैलकुलेट करोगे वो क्या होगा, फ्रैक्शन, तो फ्लोट नहीं तो डबल होना चाहिए, गो विथ फ्लोट, 4 बाइट में हो जाएगा, मेमोरी वेस्ट नहीं करनी है।
हो गया? काही एरर असेल, काही शंका असेल तर विचारा. एरिया बस कैलकुलेट करना है. वो कैलकुलेट होगा पाई आर स्क्वेयर 3.14. 3.14 डायरेक्ट यूज करना है. यूनिवर्सल कांस्टेंट है, वेरिएबल की अलग से जरूरत नहीं है. डोंट वेस्ट मेमोरी. मल्टीप्लाइड बाई रेडियस, मल्टीप्लाइड बाई रेडियस. स्क्वायर है तो 2 बार मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा. नो ऑपरेटर फॉर पावर. और फिर लिखेंगे प्रिंट एफ एरिया इज इक्वल टू व्हाट शुड बी द फॉर्मेट स्पेसिफायर, परसेंट एफ, क्योंकि हम एरिया को फ्लोट डिक्लेयर करने वाले हैं. करेक्ट. कामा एरिया. फ्रॅक्शन में रिझल्ट चाहिए तो फ्लोट की जरूरत होगी. कळालं सगळ्यांना की कोड लिहायला पाहिजे सगळा बघा. पहले क्या होगा, एरिया का डिक्लेरेशन, रेडियस का डिक्लेरेशन. फिर यूजर को मैसेज जाएगा कौन सा, एंटर रेडियस. फिर हम क्या करेंगे, स्कैन रेडियस. ओके, एंड देन कैलकुलेट प्रिंट, कैलकुलेट प्रिंट. डन. ठीक है. ओके. तो ऑनलाइन वाले कल हम एक प्रैक्टिकल कंडक्ट करेंगे. You must be ready with laptop plus dev cpp or laptop plus online gdb. ऑनलाइन जीडीबी के लिए आपको इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी, और अगर लैपटॉप नहीं है तो आपके पास होना चाहिए मोबाइल प्लस कीबोर्ड. और अगर आपके पास कुछ नहीं है फिर आप प्रोग्राम सारे नोटबुक में लिखोगे. बट प्रैक्टिकल हम कल करेंगे. ठीक है. अगर मोबाइल है तो मेक श्योर कि आपके पास कीबोर्ड रहेगा. मोबाईलवर टाईप करणं थोडं कठीण आहे, कीबोर्ड पाहिजे आपल्याला. ठीक आहे. उद्या येताना लॅपटॉप घेऊन या, सोबत चार्जर असायला पाहिजे, नोटबुक सुद्धा असायला पाहिजे. नोटबुक रेफर करायचे आहे उद्या आपल्याला. ओके. चला थांबूया आपण आज. चला. बोला की.